लगता है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा दिया उन्होंने। कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है जब जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ मेरा एक तरीका है, मेरे पास एक फोटोसिंथेसिस का पहले ही केल्विन साइकिल करवा दो। टेंशन मत लो, पूरा चैप्टर हो जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन में जो 4-5 जो हैं वो एट द एंड करवा लूँगा, बस जस्ट उनको एक ट्रेलर दिखाने के लिए थोड़ा सा अपने काम क्या करते हैं, केल्विन साइकिल शुरू कर देते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ फोटोसिंथेसिस होता क्या है, पहले तो ये देख लो फोटोसिंथेसिस है क्या, वो देखें पहले। क्या है फोटोसिंथेसिस? बचपन में जो पढ़ते आए थे वो क्या पढ़ते आए थे? जिंदगी बहुत आसान थी बचपन में, पता है क्या थी? इतनी आसान थी जिंदगी, ठीक है। बताता हूं कितनी जिंदगी आसान थी। कि ये हुआ सनलाइट आई, ऐसे ऐसे फोटोज में स्माइल करते हुए सूरज, जिनके सरफेस का टेम्परेचर सरफेस के जस्ट टेम्परेचर 5000 डिग्री और अंदर का 1,00,000 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर है, उसको स्माइल करते दिखाती हैं वो, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करता है वो, सॉरी CO2, ठीक है, और यहाँ से वाटर, वाओ हैप्पी एंडिंग, शुगर, फूड, शुगर भी नहीं बोलते हो, फूड, है ना, बन गया जादू, है ना। सनलाइट में खड़ा हुआ, फूड बन गया, वाओ ग्रेट हैप्पी एंडिंग, फोटोसिंथेसिस खत्म। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, दिस वाज द फोटोसिंथेसिस, दिस वाज द फोटोसिंथेसिस। मैं अभी इक्वल नहीं कर रहा, ठीक है। ये सनलाइट आई, वाओ ग्रेट। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, 11th तक आए। फिर 11th में पता क्या हुआ, तो ये तो था 5th-6th क्लास में, यस और नो। फिर ये कहाँ पहुंचा, 8th 9th 10th, कुछ ऐसे पहुंचा, है ना। फिर उसके बाद 11th की बारी आई, वो कह रहा है कि इधर लाइट रिएक्शन है और इधर क्या है, डार्क रिएक्शन है। ये लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम 1, PS2, LHC1, LHC2 एंड पिगमेंट्स। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बोलता है वो, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन भी बोल देता है वो फेलियर में। और इसके बाद वो बोलता है कि फूड, फूड भी नहीं बोलता, क्या बोलता है उसको वो, शुगर्स। हैप्पी एंडिंग कब रोती हुई एंडिंग में चली गई पता ही नहीं चला, है ना। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस चीज को जब हमने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस, वाओ ग्रेट, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अब अपने को बायोलॉजी ले लेनी चाहिए। काश किसी ने 11th की बुक दिखाई होती और उसमें नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दिखा दिया होता तो क्या होता, जिंदगी आसान हो जाती, बट हुई नहीं। वैसे आसान ही है, ये पूरा पूरा जो चैप्टर है वो आसान ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जेंट कॉल है सर, उठाना पड़ेगा मुझे। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत गर्मी। हेलो हेलो, मैंने सर आपको, एक मिनट, आपने अभी टेक्स्ट किया सर मेरे को, ठीक है यार क्या कर रहे हैं।
फोटोसिंथेसिस इजी है, आपको लग रहा है कि फोटोसिंथेसिस टफ है? टफ है? बहुत इजी है। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है आपने? ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है? अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपको ग्लाइकोलाइसिस आती है तो आपको केल्विन साइकिल भी आ जाएगा, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? ग्लाइकोलाइसिस देखें पहले, बिल्कुल ही नॉन कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा सा पढ़े, बिल्कुल ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देखें क्या हो रहा है, देखें नहीं देखें? चलो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं, कमाल की बात है कि रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, और उसी के साथ हम क्या पढ़ेंगे? केल्विन साइकिल। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है, तो देखते हैं क्या चीज है। इधर की साइड हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस की पहली 5 रिएक्शन तो सबको याद है, यस और नो? पहली 5 रिएक्शन तो सबको याद होती है, कि सबको याद नहीं होती लक्ष्मण है? फिर दूसरे नंबर पे है केल्विन साइकिल या फिर क्रैब साइकिल? C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। क्रैब साइकिल तो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है ना? चलो भाई, अच्छा होता क्या है, चलो उसमें देख लेते हैं हम। क्या ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है? यस और नो? बनता है कि नहीं बनता? खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड बाय साइड खोल के देखते रहो, थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओगे। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस खोल सकते हो। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर क्या बनता है, ध्यान से देखना। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, फिर इसके बाद क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, यस और नो? फिर उसके बाद क्या बनता है, ये किस में ब्रेक हो जाता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यस और नो? और किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि आपस में इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। फिर वो G3P को किस में कन्वर्ट करता है? देखना कहीं गलती से लिख तो नहीं दिया उसने, 1,3-BPGA, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यस। फिर उसके बाद क्या बोलता है वो? 3, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद क्या करता है वो? 2PGA बोलता है, यस और नो? फिर उसके बाद क्या बोलता है वो? पैप, और इसके बाद क्या बोलता है वो? पाइरुवेट। ये भी सेम साइकिल पूरा करता है, यानी कि अब यहाँ पे डबल में शुरू हो जाता है। डैप भी किस में कन्वर्ट होता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक ग्लाइकोलाइसिस के नॉर्मल रिएक्शंस हैं, सबको पता है। और अपने को ये भी पता है कि जो पहला होता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज होता है, तीसरा एंजाइम होता है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है, उसको पेसमेकर एंजाइम भी हम बोल देते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ पे बात आती है कि केल्विन साइकिल है। चलो मिस्ट्री सॉल्व करते हैं कि केल्विन साइकिल क्या कहता है। क्या केल्विन साइकिल में पहला जो RuBp के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है, क्या ये 5 कार्बन वाला होता है? देखना, ध्यान से देखना। राइबुलोज बिसफॉस्फेट कितने कार्बन वाला होता है? 5 कार्बन का होता है, ठीक है। और एक कार्बन होगी तो कितने बन गए? 6 कार्बन। बट 6 कार्बन की बजाय यहां पे क्या हो जाते हैं वो? 3 PGA में कन्वर्ट हो जाते हैं, यस और नो? फिर उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे सारे? ये 1,3-BPGA में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? 1,3-BPGA में। और इसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वैसे तो क्या बोलते हैं 3PGA भी वो है, चलो आपको वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उसको हटा देता हूं, कोई बात। वो डायरेक्ट बोलता है किससे किस में चले जाते हैं? वो डेप में चले जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या बन जाता है फिर आगे जाके? सुक्रोज बन जाता है। क्या बन जाता है? सुक्रोज बनता है। बट पहले सुक्रोज नहीं बनता, याद रखना। पहले क्या बनता है? 6 कार्बन शुगर बनती है, पहले 6 कार्बन शुगर बनती है। या फिर ये वाला 3 कार्बन है, ये वाला भी क्या है? 3 कार्बन है। अगर हम देखते हैं 3PGA से 1,3-BPGA और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनती है। यहाँ पे यस और नो? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ये अगर हम जस्ट इसको उल्टा कर देंगे तो ये केल्विन साइकिल है। यहां से शुरू होता है केल्विन साइकिल उल्टा। केल्विन साइकिल है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो क्या बोलते हैं 3PGA है,
अगर इसको हम उल्टा करेंगे 3PGA हो गया, 3PGA से क्या बन गया 13BPGA। समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या बना G3P, उल्टा क्या बन गया, क्या बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उससे क्या बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, उससे क्या बन जाएगा, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, याद करो सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज में क्या क्या होता है फ्रक्टोज और ऐसे होता है। ये केल्विन साइकिल है। जो आपके सिलेबस में क्या बोलते हैं बहुत ही उन्होंने क्या किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, या फिर ये कहें कि कुछ बताया ही नहीं है, केल्विन साइकिल कुछ बताया ही नहीं है। क्या बता दिया 3PGA, इसके बाद ट्रायो शुगर, इनकी बात कर रहा है वो, ट्रायो शुगर किनकी बात कर रहा है वो, इनकी बात कर रहे हैं। मिस्ट्री सॉल्व, पहले इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं, ठीक है। ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है 1 2 3 4 5 6, ये भी कितने कार्बन का है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 6 कार्बन का, ये कितने कार्बन का हुआ 3, आगे 3 कार्बन चले, ये भी कितने कार्बन का है 3, ये वाला 2 कार्बन कोई भी नहीं है यहाँ पे, और यही होता है 6 कार्बन ग्लूकोज से 2 क्या बन गए पायरुवेट बन गए, यानी कि 3 कार्बन वाले 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बन गए। ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड बताया था उसने, यस और नो, ये बताया था कि नहीं बताया था इसने। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 3 कार्बन 6 कार्बन शुगर बनानी है यहाँ पे, एंड बाद में क्या बनाना है सुक्रोज बनानी है, उससे क्या बनानी है सुक्रोज। ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में, और ये कहाँ हो रहा होता है ये स्ट्रोमा में हो रहा होता है। किस में हो रहा होता है ये स्ट्रोमा में होता है। अब दोबारा देखो, ये कितने कार्बन है 1 2 3 4 और 5, ये कितना कार्बन है एक, टोटल कितना, एक इंटरमीडिएट बना, कितने कार्बन वाला था वो किस में ब्रेक हो गया, यस और नो, ठीक है। ये 1,3-BPGA बना, ये ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना। अब ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-BPGA में, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में हो जाएगा। फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे आपस में, और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कितने कार्बन हो जाएगा। अब बताओ मिस्ट्री सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, बताओ क्या चीज सब बस। अब बताओ 3PGA ने 1,3 इसने बनाया, फिर 1,3-BPGA ने डैप बनाया, इसने G3 बनाया, G3P से दोबारा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ग्लिसरील्डिहाइड, इन दोनों जुड़ के क्या बन गया सुक्रोज, इसको एक्सपोर्ट कर दिया। या फिर क्या कर सकता है वो, हो सकता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से स्टार्च बना दे डायरेक्ट, ये भी कर सकता है। एक्सपोर्ट करना है सेल से बाहर जाना तो एज ए सुक्रोज, अगर वहीं स्टोर करना है तो स्टार्च। समझ में आया कि नहीं आया। और अगर इसको फिर भी क्या बोलते हैं कुछ और करना है इससे, तो 3PGA को कन्वर्ट कर सकता है किसकी तरफ, ये पायरुविक एसिड की तरफ, और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा, वहां से फैट बना देगा। तो जो प्लांट को जरूरत है वो बना देगा। यहाँ पे उसने वैसे एक कार्बन को फिक्स कर दिया एक। अब बोल रहा है कि भाई RUBP कैसे आएगा, RUBP घूम फिर के आ जाता है, ठीक है, यहाँ तो डैप से या ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से, इससे आ जाता है, जिसको रीजनरेशन बोलते हैं, उसमें एनर्जी लगती है। ये एक लंबा सा पाथवे, छोटा सा पाथवे है जिसमें 14 रिएक्शन होती है मुश्किल से। कितनी रिएक्शन होती है 14, आपको 3 स्टेप में बताया गया है। 14 रिएक्शन को लास्ट में एक ही वर्ड बोल दिया गया है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन रिसेप्टर, दैट्स इट। उतना भी नहीं कर सकते, उतना भी नहीं कर सकते हम। ये है ग्लाइकोलाइसिस केल्विन साइकिल। इसका मतलब यह है कि ग्लाइकोलाइसिस के जितने भी एंजाइम्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, बस वो रिवर्स रिएक्शन कर रहे होते हैं। ये है कंपेयर, मैंने भी नहीं किया था बहुत टाइम तक, बट जब तक खुद पढ़ के बुक्स उठाई, जब तक खुद 14-15 हज़ार लगे नहीं ना बस बुक्स के ऊपर, तब जाकर समझ में, अरे यार ये तो समझा नहीं था कभी। ग्लाइकोलाइसिस को देख लो आप, एग्जैक्टली देख लो, ग्लाइकोलाइसिस याद है आपको, केल्विन साइकिल याद हो गया, खत्म, बर्डन ही खत्म। ग्लाइकोलाइसिस याद है, ग्लाइकोलाइसिस की 3PGA तक 1,3-BPGA तक रिएक्शन याद है, उसको उल्टा घुमा दो क्या बन गया, खत्म। अब ये बताओ, ये पहला स्टेप तो एसिमिलेशन हो गया ना, फिक्सेशन हो गया, फिर ट्रायोज फॉस्फेट,
ट्रायोज फॉस्फेट क्यों बोलते हैं? ट्रायो शुगर के ऊपर जिनके पास फॉस्फेट लगाओ, क्या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऊपर 3 कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट लगा हुआ है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, इसके ऊपर कोई फॉस्फेट लगा हुआ है? दो फॉस्फेट आते हैं तो क्या उससे 1 फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, पहले कार्बन के ऊपर फॉस्फेट और 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है, लगा हुआ है। क्या टफ है भाई इसमें? इतना भी नहीं कर सकते क्या? गजब बेइज्जती वाली बात है कि इतना भी ना कर पाए हम। यहां तक हो गया सॉल्व, पहले ये वाला समझ में आया। इसको अब हम देख लेते हैं। अरे गेस्ट मोड में कर लेते हैं, क्या करें? गूगल करें? ये भी ठीक है, बहुत सही है। भाई होता क्या है समझ नहीं आता मेरे को, ये क्या चल रहा है? अब तो आजा भाई। हुआ? चलो इंटरनेट चल तो रहा है ना? अब तो आजा। कैसे आएगी अब ये? ऐसे मजा नहीं आएगा। जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो मैं ढूंढ के रहूंगा। अब ये तो बहुत इजी बताया हुआ है, ये नहीं चाहिए ना अभी। इस कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले आपको 10 किलो का वजन उठा दूंगा, फिर आपको लगेगा 1 किलो वजन तो उठा ही लेंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एनसीईआरटी तब समझ में आएगी। एनसीईआरटी को याद करने के चक्कर में आज तक कुछ हुआ नहीं हो पाया। याद एनसीईआरटी को याद करोगे, हो ही नहीं सकता यार, चांस ही नहीं। होपफुली अब हाँ, दैट्स इट। अब ये दूसरा मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगा थोड़ी। कैसी किस्मत लेके आए हो भाई आप लोग, इतनी तेज किस्मत कि ये पढ़ना ना पड़े। हाँ मिल गया। अब ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा क्या उधर से? सेव इमेज एज जेपैग इमेज, ठीक है, डाउनलोड्स में चला जाएगा। यहाँ से हमने उठाया उसको इधर भेजा। भाई ने मिक्सअप नहीं कर दिया? ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? ठीक है, इसके बाद हम करते हैं इंपोर्ट फाइल। कहाँ पे है फाइल? डाउनलोड्स, स्लाइड 5.1 यही है ना? क्या है, चलो मैं समझ के यहाँ पे बताता रहूँगा आपको। ठीक है, इसने बताया हुआ है ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, बाकी क्या है, साइटोसोल है सेल का, ठीक है। लाइट रिएक्शंस हो रही हैं। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती हैं? किसमें होती हैं? थाइलेकॉइड में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी भाई। और उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा ATP एंड NADPH। इन दोनों को जो रिलीज किया जाएगा वो स्ट्रोमा की तरफ रिलीज किया जाएगा, ल्यूमेन की तरफ रिलीज नहीं किया जाता इनको। आपने देखा भी होगा कि जितने भी थाइलेकॉइड हैं जो वो ATP सिंथेस होता है वो ऐसे फेस करके होता है, ये ल्यूमेन है, थाइलेकॉइड की ल्यूमेन है। और जो NADP रिडक्टेज है वो भी बाहर की तरफ ही होता है। ATP को बाहर की तरफ ही बनाया जाता है और NADPH को भी बाहर की तरफ यानी कि स्ट्रोमा की तरफ बनाया जाता है। 2-3 बार क्वेश्चन PYQs में ये
आया हुआ है कि इनकी लोकेशन बताओ कहाँ होती है इनकी लोकेशन, ठीक है। तो सनलाइट से एटीपी बनी, एनएडीपीएच बना, उसको स्ट्रोमा की तरफ रिलीज कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई और उससे बनाया शुगर्स, और ये जो एटीपी जो है एनएडीपीएच इसमें यूज होंगे और उससे बनेगा वापस एडीपी और वापस क्या बोलते हैं एनएडीपी प्लस। अब ये वापस इसकी तरफ जाएंगे और फिर से क्या बोलते हैं एटीपी वहां पे बनाते रहेंगे। ये इस चीज को हमने बोल दिया लाइट रिएक्शन, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन है क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है और उसकी वजह से एटीपी एंड एनएडीपीएच बन रहा है। एक जगह बन रहा है और दूसरी जगह क्या बोलते हैं कंज्यूम हो रहा है, जिसको मैंने क्या बोल दिया सो कॉल्ड डार्क रिएक्शन, जो कि एक्चुअल में डार्क रिएक्शन नहीं होती हैं। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होंगी, उससे एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बनेगा, तो ये रिएक्शन भी नहीं होंगी। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट है इनडायरेक्टली देखा जाए तो, ठीक है। पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ये है ही लाइट के ऊपर, क्योंकि लाइट अगर नहीं होगी एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो ये वाला रिएक्शन कभी भी नहीं हो पाएगी। तो ये इस चीज को हमने क्या बोल दिया था केल्विन साइकिल बोला था उसने। क्या बोला था उसने? कुछ प्लांट में इसी चीज को क्या बोल थोड़ा सा मॉडिफाई करके C4 साइकिल या फिर कैम प्लांट जिसको बोल देते हैं, उनमें थोड़े से कुछ क्या होते हैं मॉडिफिकेशन हो जाते हैं उनमें। ये सारा का सारा पूरा जो आपका जो चैप्टर है इसी दो रिएक्शंस के ऊपर टिका हुआ है। वो लाइट रिएक्शन में पिगमेंट के बारे में बताएगा, फोटो सिस्टम के बारे में बताएगा, 1 2 साइक्लिक नॉन साइक्लिक। फिर इसके बाद जब डार्क रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हो रही हैं C3 साइकिल के रूप में बताएगा, उसको C4 बताएगा, कैम साइकिल बताएगा और खत्म कर देगा पूरे चैप्टर को। और अपने को लगता है कि चैप्टर बहुत बड़ा है जी, पता नहीं क्या क्या चैप्टर है, बस बिना बात के हवा बनाया, फोटोसिंथेसिस, हाई फोटोसिंथेसिस, ओ प्लांट फिजियोलॉजी है जी, बहुत है जी, पता नहीं क्या क्या है ही नहीं कुछ। सबसे इजी चैप्टर्स में आते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई हिला ही नहीं सकता। चाहे कितना कुछ बढ़ा चढ़ा के पूछ ले ना, रट्टा मारने की जरूरत इसमें। एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया ऐसा लगेगा कि तो हो गया। ये डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है इसमें, डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है इसमें, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि जो CO2 है और ये सारा केल्विन साइकिल के थ्रू शुगर्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बोला था, मैं ये चीज केल्विन साइकिल के थ्रू शुगर प्रोड्यूस कर रहा है। क्या अच्छा इसमें क्या हो रही है एटीपी निकल रही है, तो इसमें उल्टा घुमाएंगे तो क्या होगा उसकी एटीपी कंज्यूम होगी, बात खत्म। इसमें एटीपी निकल रही है कि नहीं निकल रही है आप बताओ? क्या इस लेवल पे एटीपी निकलती है? आप बताओ यस और नो। क्या इस लेवल पे G3P क्या बोलते हैं, इस लेवल पे NADH यहाँ पे निकलते हैं? बताओ इस लेवल पे निकलते हैं कि नहीं निकलते? इस वाले पे NADH निकलते हैं, यहाँ पे NADPH यूज होते हैं। यहाँ पे ATP निकलता है, ठीक है, वहां पे ATP यूज होता है। एक रिएक्शन को जहां से ATP निकलेगा अगर उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ATP। वही सारा कंसेप्ट, या तो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से मोटर चला लो या फिर क्या बोलते हैं टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लो, उल्टा घुमाने की बात है। यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है, कोई डिफरेंट चीज थोड़ी हो रही है। रट्टा नहीं मारना है, 1% भी रट्टा नहीं मारना है। पूरा चैप्टर इसमें दो चीज में डिवाइड है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फिलहाल क्या बोलते हैं, चलो मैं समझा तो देता ये वाला, इसकी वो इमेज बहुत छोटी आ रही। क्या चीज? इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। यहाँ पे एंजाइम स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ पे एटीपी कंज्यूम होगी ही होगी, यहाँ प्रोड्यूस नहीं होती कभी भी। पूरी एटीपी यहाँ पे कंज्यूम होती है क्योंकि आपको एनाबॉलिज्म करना है, आपको कैटाबॉलिज्म नहीं करना, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट होते हैं एंजाइम, स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। देखो एक फॉरवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं रिवर्स रिएक्शन। आइसो एंजाइम है, क्या है, बस स्लाइटली रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं होंगे ना अपने, ये रिवर्स रिएक्शन कर रहे हैं। अब इसको हम देख लेते हैं। अब आपको मैं पूरे के पूरे उसको क्या चीज सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम है। आइसोजाइम जीन्स अलग हैं, क्लोरोप्लास्ट खुद बनाता ना इनको जीन्स को, उसमें भी होता है, ऐसी बात नहीं है। पर कमाल की बात यह है प्लांट जो क्या काम करते हैं, प्लांट को ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस चलाने की जरूरत नहीं है। प्लांट के पास ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सिन एसीटोन फॉस्फेट है, खूब फॉस्फेट है। चलो खैर अभी तो डार्क रिएक्शंस के पहले मैं आपको लाइट रिएक्शन के बारे में करवा देता हूँ। लाइट रिएक्शंस एंड इधर की साइड क्या बोलते हैं, आ जाए कौन सी, डार्क रिएक्शन। इसके बारे में थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। लाइट रिएक्शन में क्या सनलाइट यूज हो रही है? किसमें? 400 से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की यूज हो रही है। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए कोई एंटीना सिस्टम होना चाहिए,
क्या वो एंटीना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं? बताओ, होते हैं कि नहीं होते? अच्छा, फोटो सिस्टम और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है? बिल्कुल सही बोल तो रहे, सही तो बोल रहे थे, पीएस। ठीक है, चलो आपको बता देता हूं, थाइलेकॉइड जो ल्यूमेन है, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है। अच्छा, थाइलेकॉइड तो पता है ना क्या होता है, वो भी नहीं पता क्या होता है? बताओ। ग्रेना होता है। ग्रेना तो जस्ट स्टॉकिंग होती है ऐसे करके, ये एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं, ऐसे करके वो टिके रहते हैं सिक्कों की तरह, उसको हम ग्रेना बोलते हैं। समझ में आया? ये जो एक है, उसका जो एक सिक्का है, उसको हमने क्या बोल दिया? थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के अंदर थोड़ा सा लिक्विड भरा रहता है, और इस साइड ये क्या लगे रहते हैं? फोटो सिस्टम लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? ऐसे करके फोटो सिस्टम लगे रहते हैं। फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, PS1 एंड PS2। PS1 और PS2। PS2 की लोकेशन कहाँ है यहाँ पे? PS2 की लोकेशन कहाँ पे है? नीचे? अंदर होती है। ये बाहर की साइड क्या होते हैं? PS1, और अंदर की साइड क्या होते हैं? PS2। अंदर साइड होते हैं वो, आउटर साइड में कभी भी नहीं होते। यहाँ पे क्या बोलते हैं अगर रहेंगे तो क्या रहेंगे? PS1। पहले तो ये समझो आप, लाइट रिएक्शन में फोटो सिस्टम, और आखिर फोटो सिस्टम होता क्या है? PS इज इक्वल टू लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस प्रोटीन, प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में एक रिएक्शन सेंटर भी होता है, प्लस क्या होते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं। प्लस क्या होते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल होते हैं। ये लाइट को ट्रैप करते हैं। इन सब से पूरे तामझाम से चल के बनती है, क्या बोलते हैं? ATP। क्या बनेगी? ATP। लाइट रिएक्शन को हम देखेंगे, सिर्फ ओवरव्यू है एक पूरी चीज का। ATP इधर जाएगी और क्या बनेगा इससे? NADPH, रॉ मटेरियल फॉर कार्बन फिक्सेशन। ये यूज होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी, और बन गए जी कौन से? शुगर्स, C3C4 कैम। ये होगी डार्क रिएक्शन। ये होती है स्ट्रोमा में, और ये वाली कहाँ पे हो जाएगी? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ये किस में हो जाएगी? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो जाएगी। ये किस में हो जाएगी? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो जाएगी। लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में हो रही है, स्ट्रोमा में हो रही है। इसमें एंजाइम्स एंड पिगमेंट यूज होते हैं, इसमें भी एंजाइम्स होते हैं बट पिगमेंट इसमें कहीं भी यूज नहीं होते। पहले केस में कार्बन फिक्सेशन नहीं होती, दूसरे केस में कार्बन फिक्सेशन हो रही है। इसमें लाइट, सनलाइट, यानी कि जो एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, फोटोन है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसी केमिकल एनर्जी को यूज करके कार्बन को फिक्स कर दिया जाएगा। तो आप बताओ एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है इन दोनों में से? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन? ये थर्मोडायनामिक्स, ये थर्मोडायनामिक्स पीछा क्यों नहीं छोड़ती हमारा? बताओ। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हो रही है। ATP और NADPH जो है वो कंज्यूम हो रहे हैं किसमें? डार्क रिएक्शन में। उसमें तो इस जस्ट यहां पे तो एक कन्वर्जन हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? ना ये एंडोथर्मिक है, ना ये काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक। एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। उस केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करके ये जो बिल्कुल क्या बोलते हैं इसमें, ये एनर्जी रिच होती है,
इसका मतलब है कोई एनर्जी रिच कोई चीज बनी है तो वो एंडोथर्मिक होनी चाहिए कि एक्सोथर्मिक होनी चाहिए? एंडोथर्मिक। एनर्जी कंज्यूम हुई है उसमें। ये वाला क्वेश्चन एम्स में पूछा जाता था। एम्स एम्स का पहले अलग पेपर हुआ करता था ना, याद करो। काश वो दिन वापस आ जाएं। अगर वो दिन वापस आ जाएं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाए। पता आपको रीजन क्या है? बताओ। कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ कम जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री जनरल नॉलेज भी होती थी। अभी पूरा खेलेंगे ना इसके साथ, टेंशन मत लो। ये पूरा पूरा इसके साथ खेला खेला जाएगा। इसके साथ पूरा प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, यूज हो रहे हैं यहाँ पे। प्रोड्यूस कैसे होते हैं ये बात आ जाती है। पढ़ा होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, उसके थ्रू पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शन को देखें। अब देखें लाइट रिएक्शन कैसे होती है। पहले आपको पता चला लाइट रिएक्शन से एटीपी एनएडीपी होती है, प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग सनलाइट। उसको कंज्यूम कहाँ किया जाता है? डार्क रिएक्शन में। ये क्लियर है? समझ में आया? कार्बन फिक्सेशन लाइट रिएक्शन में होती है या डार्क रिएक्शन में होती है? एटीपी जो कंजप्शन है वो कहाँ पे होती है? एनएडीपीएच कंजप्शन कहाँ पे हो रही है? डार्क रिएक्शन में। क्या उसको मैं केल्विन साइकिल बोल सकता हूँ? सो कॉल्ड यस। उसको क्या बोलूँ मैं? केल्विन साइकिल बोलूँ। कईयों में अडेप्टेशन के लिए C4 साइकिल एंड कैम साइकिल होता है, बट याद रखना C4 साइकिल और कैम साइकिल में भी केल्विन साइकिल तो होगा ही होगा, यानी कि सब में केल्विन साइकिल होता ही होता है। ये वाला बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि C3 साइकिल अकर्स इन C4 प्लांट, C2 प्लांट, C3 प्लांट्स, ऑल ऑफ देम, ऑल C3 C2 C4 प्लांट कैम प्लांट। तो इसका आंसर होगा ऑल। C3 सब में होता है, केल्विन साइकिल सब में होता है। बाकी तो एडेप्टेशन है। बाकी क्या है? एडेप्टेशन है। अब हम देख लेते हैं कि लाइट रिएक्शन होती है क्या। अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, क्या है ये? हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC, ठीक है। ये क्या होगी एक्चुअल में? ऐसे करके थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। क्या होगी? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन। और इसी के साथ यहां पे क्या आ गया? इसी के साथ बहुत सारे प्रोटीन्स हो जाते हैं। प्रोटीन्स यहां पे भी होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। मेन प्रोटीन जो पार्ट होता है उसका। तो LHC प्लस प्रोटीन से मिलके क्या बना? क्या बोलूंगा? इससे मिलके क्या बना? फोटो सिस्टम। इसके पास क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? एंटीना मॉलिक्यूल्स। और फिर एक छोटा सा टाइनी सा बड़ा ही प्यारा नन्ना मुन्ना क्या है हमारा? क्लोरोफिल ए, जिसको मैं रिएक्शन सेंटर बोलता हूं। जिसको मैं क्या बोलता हूं? रिएक्शन सेंटर। मस्ती मत करो भाई। पूरी की पूरी जो सनलाइट है वो कहां भेज दी जाती है? क्लोरोफिल। और पूरी की पूरी फोटोन से फिर क्या बोलते हैं? क्या निकलता है? एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या निकलता है? कहां से निकलता है इलेक्ट्रॉन? क्लोरोफिल ए से निकलता है। कहां से निकलता है क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, यस और नो? यस और नो। दो तरीके से इसकी कमी को दूर करता है वो, या तो वाटर से ले ले या फिर किससे ले ले? वही इलेक्ट्रॉन वापस घूम के किसके पास आ जाए? क्लोरोफिल ए के पास आ जाए। अगर वो वाटर से लेता है तो इसका मतलब जेड स्कीम है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। बात की बात है। पहले सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्या होते हैं? या फिर मैं क्या बोलता हूं उनको? एंटीना पिगमेंट्स। यस और नो? और क्या होता है? एक क्या होता है? रिएक्शन सेंटर्स। ये बाकी के सारे सारे क्या हैं? ये वाले क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। क्या है? सारे सारे
प्रोटीन्स। अगर रिएक्शन सेंटर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पकड़ेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, PS1। उस फोटो सिस्टम को मैं क्या बोल दूंगा, PS1। अगर उसके पास पिगमेंट 680 नैनोमीटर पे पकड़ेगा, लाइट को कैप्चर करेगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, PS2। सिर्फ रिएक्शन सेंटर चेंज होने की वजह से क्या चेंज हो गया, फोटो सिस्टम का टाइप चेंज हो गया। बाकी सब में होता यही है, होता क्लोरोफिल ए ही है। रिएक्शन सेंटर में ऑलवेज क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए रहेगा, चाहे वो PS1 हो चाहे वो PS2 हो। समझ में आया? तो लाइट ट्रैपिंग कौन कर रहा है बताओ? लाइट जो ट्रैपिंग है, सनलाइट जो ट्रैपिंग है, वो कौन कर रहा है? एक्सेसरी और एंटीना पिगमेंट करते हैं, वो हर जगह से ले लेते हैं। वो 500 नैनोमीटर से भी उठा लेंगे, 400 से भी उठा लेंगे, 300 से भी उठा लेंगे, 750 से भी उठा लेंगे। हर जगह से सनलाइट को कैप्चर करके और वो क्लोरोफिल ए को दे देंगे, उसकी वेवलेंथ चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, उसकी वेवलेंथ। तो ये काइंड ऑफ फनल जैसी, फनल नहीं होता ऐसे, इतना ऐसे करके बहुत सारी एनर्जी ले ली और एक जगह पे आ जाए, ऐसे करके आ जाए। तो ये फनल की तरह काम करते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। हर जगह वेवलेंथ को लेके क्लोरोफिल ए को दे देंगे कि तेरे को कौन सी चाहिए, वो कहेगा भाई मेरे को तो 680 वाली चाहिए, ठीक। ये 680 वाली वेवलेंथ कन्वर्ट करके, सोचो वेवलेंथ कन्वर्ट कर देते हैं वो। कितनी तगड़ी चीज है ये एंटीना मॉलिक्यूल की। वो डायरेक्ट इसको अटैक नहीं होने देंगे, यानी कि डायरेक्ट सनलाइट यहाँ 680 की आ सकती है। क्या आ सकती है, 680 की। अगर और तेज सनलाइट आएगी तो वो कैप्चर कौन करेगा, उसको एंटीना करेंगे, सो दैट कि क्लोरोफिल ए बचा रहे, सो दैट कि क्लोरोफिल ए बचा रहे। उसको 680 की ही मिलेगी, उससे कम ज़्यादा से क्लोरोफिल ए को नुकसान हो सकता है। और जैसे क्लोरोफिल ए को नुकसान हुआ, फोटो सिस्टम खत्म। उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो ब्लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सुना हुआ वर्ड, फोटो ब्लीचिंग या फोटो ऑक्सीडेशन, सुना हुआ है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हेन क्लोरोफिल ए डैमेज्ड, दैट इज कॉल्ड फोटो ब्लीचिंग। इसको हम फोटो ब्लीचिंग बोलते हैं। लाइट रिएक्शंस में जो सबसे पहला जो रोल होता है वो एंटीना मॉलिक्यूल एंड रिएक्शन सेंटर का होता है, और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना ही मेन पर्पस होता है। जहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से बहुत ही हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके ATP एंड NADPH बनाया जाएगा। याद रख लेना इस चीज को। इस इलेक्ट्रॉन, हाईली एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ही यूज करके क्या कर सकते हैं हम, ATP एंड NADPH बना सकते हैं। ये कैसे बनाते हैं ये भी हम देखेंगे आगे। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया ये वाला? किसको समझ नहीं आया, डब्बा गोल किसका हुआ कि सर एंटीना मॉलिक्यूल कैसे करते हैं, वो सिलेबस बार। दैट इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। उसने अलग से उसको डिनोट कर दिया, उसने उसको अलग से नाम रख दिया कि फोटो सिस्टम जो है क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो क्या है, पूरा पूरा प्रोटीन प्लस LHC का है। सारा कुछ फोटो सिस्टम का पार्ट आएगा, बट रिएक्शन सेंटर को उसने अलग कर दिया कि रिएक्शन सेंटर एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट एंटाइटी है। होती दोनों में, PS1 में भी होती है, PS2 में भी होती है। इसमें 680 वाली होती है, किसी में दूसरे में 700 वाली होती है, तो उसको अलग कर दिया उसने। कहना वही चाह रहा है वो, ठीक है, वही शेक्सपियर की इंग्लिश लैंग्वेज सही में कहना चाह रहे हो। यहां तक हुआ समझ में? अब हम देखें कि क्या है। अब हम इसके बेस पे, अच्छा एक्सेसरी पिगमेंट कौन से हैं, चलो बताओ भाई, चलो। एंटीना जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये ज़ेंथोफिल्स हैं? यस और नो? ज़ेंथोफिल कौन सी एल्गी में मिलते हैं? किसमें मिलते हैं? डब्बा गोल। मेरे मुंह से भी नहीं निकल रहा, जुबान भी नहीं टूटी। और कौन सा? क्लोरोफिल बी। रिएक्शन सेंटर ऑलवेज क्लोरोफिल ए, ऑलवेज क्लोरोफिल ए। समझ में आया? ऑलवेज क्लोरोफिल ए है, कभी भी क्लोरोफिल बी सी ये सब नहीं होता है। रिमेंबर दिस थिंग।
एक्सेसरी पिगमेंट को एंटीना पिगमेंट बोलते हैं या फिर प्रोटेक्शन पिगमेंट बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं और एनर्जी को बियॉन्ड द 680 या 700 नैनोमीटर से उसको कलेक्ट करते हैं और उसको उठा के किसको देते हैं, रिएक्शन सेंटर को देते हैं। किसको देते हैं, रिएक्शन सेंटर को देते हैं। चलो भाई अब हम देख लेते हैं, ये अभी लाइट रिएक्शन ही चल रही है। अब लाइट रिएक्शन दो टाइप की होती है, कौन कौन सी दो टाइप की होती है वो देख लें हम। लाइट रिएक्शन कौन सी दो टाइप की होती है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या मतलब है इसका, पहले तो इसकी मीनिंग बताओ क्या है। नॉन साइक्लिक यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है कभी भी साइकिल में नहीं घूमेगा। फोटो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में, फॉस्फोरिलेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस। फॉस्फोरिलेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस। जब इलेक्ट्रॉन लीनियर डायरेक्शन में चले, साइक्लिक डायरेक्शन में ना चले और फोटोन की प्रेजेंस में वो एटीपी सिंथेसिस करवा दे, तो उसको हमने क्या बोल दिया, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। ये होता है जी ऐसे, पीछे तो देखो, है ना। ये किसकी वो है, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर यहां पे क्या चल रहा होता है ऐसे करके, चलो क्लोरोप्लास्ट की क्यों करें यार, क्लोरोप्लास्ट की नहीं करते, थाइलेकोइड की कर देते हैं हम। किसकी कर दें, थाइलेकोइड की कर देते हैं। तो थाइलेकोइड की जो स्ट्रक्चर है वही बना देते हैं। थाइलेकोइड की जो स्ट्रक्चर है वो बनाई हुई है हमारी ऐसे, हर जगह पे ऐसे बनाई हुई है, यस और नो। ये होगी थाइलेकोइड और ये थाइलेकोइड ल्यूमेन, और बाहर की साइड क्या हो गया आप बताओ, स्ट्रोमा हो गया। बाहर की साइड क्या हो गया, और पूरा का पूरा क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है। ये इनर क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन, और ये फिर कौन सी है, आउटर क्लोरोप्लास्टिक, ओसीएम आईसीएम। ठंड लग रही है, अच्छा ये भी सही है। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, एक PS2 आता है। क्या आता है, PS2, ठीक है। फिर एक बेचारा कुछ और आ जाएगा बीच में, पंप, प्रोटॉन पंप, और फिर आ जाएगा PS1, ठीक है। और इसी के बगल में छोटा सा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्या जाएगा, ऑक्सीजन इवॉल्विंग, पानी को तोड़ने वाला कॉम्प्लेक्स, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। सनलाइट कहाँ पे आएगी बताओ, इसके पास होता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाला रिएक्शन सेंटर, और इसके पास कौन सा होता है, 700। अरे सुधर जाओ, नहीं नहीं वो 2 नहीं, वो उसकी अलग बात है। उल्टा क्या लिखा है बताओ भाई, टू तो है। चलो भाई, एक फोटोन की एनर्जी आई और उसने इलेक्ट्रॉन को कर दिया रिमूव। क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव, और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास जिसका नाम है प्लास्टोक्विनॉन। जिसका नाम क्या है, प्लास्टो, और उसने उठा के किसको दे दिया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। उसके पास साइटोक्रोम B भी है और उसके पास साइटोक्रोम F भी है, ठीक है। अब इससे इलेक्ट्रॉन चला गया प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास चला गया, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन ने दे दिया इसको। अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया किसी एक एंजाइम के पास जिसका नाम है FNR। वैसे तो FNR क्या होता है, फेरोडॉक्सिन होता है। ये क्या होता है,
फेरोडॉक्सिन। फिर एक और एंजाइम के पास चला जाएगा जिसका नाम क्या होता है FNR। और FNR है वो क्या करेगा, NADP। बात मत करो भाई, मैं पढ़ाना वहीं पेन डाउन कर दूंगा और मैं चला जाऊंगा वापस, ठीक है। आपको दिक्कत है तो आप चले जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। इज इट क्लियर? मेरे को कंप्लीट फोकस चाहिए चाहिए। आ जाओ तीनों बंदे, इधर आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ तीनों 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 उठ जाओ, ठीक है। आप पीछे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। वहाँ बैठ जाओ, हाँ हाँ यहाँ यहाँ इधर बैठ जाओ, ठीक है। तुम बैठना चाहोगे? सीट चेंज करनी है तुम्हें? हाँ बता दो, बता दो करनी होती बस, ठीक। इज इट क्लियर? मैं नहीं चाहता कि जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो आपकी बातों की वजह से डिस्टर्ब हों। समझ में आया कि नहीं है? दोबारा नहीं होना चाहिए चीज़। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं क्लियर? ये कोई नॉर्मल तो है नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस चल रहा है, अभी तक समझ में तो आया नहीं होगा। समझ लो और दूसरों को समझने दो, खुद नहीं समझना तो। फोटोन की जो लाइट है वो आई 680 नैनोमीटर से, क्या बोलते हैं, जो क्लोरोफिल है यानी कि रिएक्शन सेंटर, उसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। आपने पढ़ा होगा ऑर्बिट से, आउटर ऑर्बिट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। सुना है, आइंस्टाइन ने बताया था, कुछ याद आया? वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे। वही फोटोन की एनर्जी को यूज करके वो बाहर निकल गया और क्या बोलते हैं किसके पास चला गया, प्लास्टो क्विनोन के पास चला गया। वो घूमता घूमता घूमता, कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो घूमता घूमता किसके पास पहुंच जाएगा, B6F के पास पहुंच जाएगा। B6F किसको दे देगा, प्लास्टो साइनिन को दे देगा, और प्लास्टोनिन किसको दे देगा, PS1 को दे देगा। PS1 एक फेरोडॉक्सिन, देखो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, अभी तक घूम ही रहा है देखो, ठीक है। अब एक चीज और है, PS1 के पास आएगा ना जब वो इलेक्ट्रॉन, उसके पास एनर्जी की कमी हो जाएगी, फिर एक और फोटोन उसको लेना पड़ेगा एनर्जी, सेकंड फोटोन की एनर्जी लेनी पड़ती है उसको। किसकी एनर्जी लेनी पड़ती है, सेकंड फोटोन की। ये फर्स्ट फोटोन है और ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड फोटोन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को दो फोटोन की एनर्जी लेनी पड़ती है, क्योंकि देखो एनर्जी यहां तक आते आते क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई चीज चलेगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तक एनर्जी हुई कम, अब फेरोडॉक्सिन के पास पहुंचा देगा, और किसके पास पहुंचा देगा, नहीं बाद में। फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, FNR का मतलब क्या है, फेरोडॉक्सिन NADP, क्योंकि वो फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन लेके NADP को रिड्यूस कर देता है और क्या बना देता है, NADPH बनाता है। अब बोलो सर ATP तो बनी नहीं। याद करो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी को यूज करके साइटोक्रोम B6F ने क्या किया, H+ को इधर ले आया, उसको पंप कर दिया। क्या कर दिया, पंप। इतना पंप किया यानी कि अंदर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। बाहर की कंसंट्रेशन H+ की कम है या ज्यादा है, आप बताओ। बाहर की जो कंसंट्रेशन है H+ की वो कम है या ज्यादा, आप बताओ। कम है। और इधर की तरफ क्या है, कम से ज्यादा है। तो क्या है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी किसकी यूज हुई, इलेक्ट्रॉन की। किसकी यूज हुई, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आई, फोटोन से। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता किसके पास चला गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता चला गया NADP के पास चला गया, और 2H+ और भी यूज हो गया इसके साथ, और बन गया NADPH+H+। इलेक्ट्रॉन खत्म। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, बताओ, NADP+। क्या ये पूछा जाता है, क्या ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, क्या इलेक्ट्रॉन वापस घूम के आया, तो फिर क्लोरोफिल A के पास इलेक्ट्रॉन खो गया, कहां से आएगा। H2O देगा उसको, क्या देगा, H2O देगा। इलेक्ट्रॉन कौन देगा उसको, H2। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स H2 क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा जस्ट PS2 के पास, और क्या करेगा वो 4H+ में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर देगा। यानी कि अंदर H+ की कंसंट्रेशन ये भी बढ़ा रहा है। तो H+ की कंसंट्रेशन कौन कौन बढ़ा रहा है, पंप, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। उधर कंसंट्रेशन कम कौन कर रहा है,
रिडक्टेज, वो H+ को यूज करके क्या कर रहा है, NADP। तो इस 3 फैक्टर की वजह से यहां पे हो जाती है H+ की कमी और यहां पे हो जाती है H+ की अधिकता। फिर एक निंजा टेक्निक आती है। कौन सी निंजा टेक्निक आती है? ये H+ अब ज्यादा हो गए हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बाहर भेजा जाएगा धीरे धीरे धीरे। और जैसे इसको बाहर भेजा जाएगा, जैसे H+ इसके थ्रू जाते हैं, ये घूमता है। एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, घूमती है और उससे बनती है फिर ATP। ये टरबाइन की तरह काम करता है। जैसे टरबाइन नहीं, ऊपर से पानी आता और घूमता तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। तो यहाँ पे वाटर कौन है, काइंड ऑफ H+ है, टरबाइन कौन सी है, ATP सिंथेज है, और इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यहाँ पे, सो कॉल्ड ATP। सेम काम चल रहा है। क्या ये ATP सिंथेज है? यस। क्या ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है? यस। क्यों बोलते हैं नॉन साइक्लिक? PS2, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक ग्राफ बनाता हूं तो पता है क्या आता है, PS जो 2 है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देगा, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या बोलते हैं, PS1 तक आते आते क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो एक और इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं यहाँ पे आएगा और वापस फिर से क्या बोलते हैं, उसको घुमा देगा और किसके पास पहुंच जाएगी एट द एंड, NADPH के पास पहुंच जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताई गई है, ये पाथवे बताया गया, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताइए। तो फोटोन पहली जगह पे यूज हो रहे हैं और दूसरी जगह पे, यहाँ पे 680 नैनोमीटर पे यूज हो रहा है, यहाँ पे 700 नैनोमीटर पे यूज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है उसको, वाटर दे रहा है उसको इलेक्ट्रॉन, यस और नो। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। बन गया जेड स्कीम। क्या बन गया, जेड स्कीम। वो सेम चीज देख लो यहाँ पे, PS1 प्लास्टोक्विनोन, B6F प्लास्टोसाइनिन, PS1। ठीक है, यहाँ पे FD FNR, ये पूरा पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का पाथवे है। चलो अब मेरे को क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन का पाथवे बिना देखे बताओगे, फटाफट लिखो अपने उस पर लिख के बताओ, मेमोरी बेस पे, रिकॉल बेस, अभी के अभी करो। किसी भी उस पर लिख दो, लास्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेंसिल से लिख दो। PS2 से शुरुआत हुई थी, कैसे हुआ याद करो। NCERT छोड़ो, इधर देखो, ये इसी के ऊपर देखो जो मैंने पढ़ा, याद करो जो मैंने पढ़ाया था। NCERT अपने आप समझ में आ जाएगी। PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, कहाँ पहुंचा, प्लास्टोक्विनोन के पास या प्लास्टोसाइनिन के पास, क्विनोन के पास। पहले किस पास पहुंचता है, Q के पास पहुंचता है, पहले प्लास्टोक्विनोन के पास पहुंचता है, प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास, और किसके पास जाएगा इसके बाद, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन के बाद किसके पास जाएगा, PS1 के पास, फिर किसके पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास, फिर किसके पास जाएगा, FNR के पास। FNR क्या यहाँ पे एक एंजाइम है, फेरोडॉक्सिन यहाँ पे क्या एक प्रोटीन है। FNR क्या करेगा, NADP+ से क्या बना देगा, NADPH बना देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, NADP+ को दे देगा। तो अब यहाँ पे PS1 के PS2 के पास तो कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो वो उसको कौन प्रोवाइड करवाएगा, वाटर। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा हुआ, वाटर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा हुआ, क्या ये जेड स्कीम में आता नहीं है। क्या यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हुई आगे जाके H+ से, यस। क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी साइटोक्रोम B6 जो F है, क्या उसने प्रोटॉन पंप करके और आगे जाके ATP सिंथेज की मदद से क्या कर दिया उसने, ATP प्रोड्यूस की। क्या NADPH प्रोड्यूस हुआ, क्या ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस हुए, क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई, क्या PS2 एंड PS1 दोनों इन्वॉल्व थे इसमें, यस और नो। क्या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये फीचर्स नहीं पूछे जाते, क्या ये PYQs में कम से कम 4-5 बार आ चुके हैं या नहीं आ चुके, क्या एम्स में कम से कम 18 बार आ चुके हैं, यस। कर्नाटका PMT में आ चुके हैं, यस। CBSE PMT आ चुके हैं, AI PMT में आ चुके हैं, यस। पंजाब PMT, हरियाणा PMT, राजस्थान PMT में आ चुके हैं, यस। इससे तो मैं क्या बोलूं भाई, एक बार समझना होता है हमेशा के लिए। वही हम क्या बोलते हैं बिना बात के बस घटक पटक आसपास, एनर्जी कैसे डिसिपेट कर सकते हो यार। फीस दे के आए हो, यहाँ बैठे हो, उसके बाद भी क्या बोलते हैं कमाल है, मतलब एनर्जी दे रहे हो इधर उधर, क्यों। एक भी यहाँ पे जो है फोटोन इलेक्ट्रॉन, एक भी एनर्जी इधर उधर नहीं जाने देते। और एक हम है, हम तो इलेक्ट्रॉन से भी गए गुजरे और खुद को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। दोबारा नहीं होना चाहिए वो चीज। PS2
ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई पहुंची, किसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन? अब प्लास्टो क्विनोन के पास चला गया। इससे पहले एक और एक्सेप्टर के पास पहुंचता है, वैसे आपको बताता हूं, एक और एक्सेप्टर के पास पहुंचता है यहां पे, ठीक है। फिर प्लास्टो क्विनोन के पास, प्लास्टो क्विनोन किसको दे देगा? किसको दे देगा? साइटोक्रोम B6F को दे देगा, यस और नो? इसके बाद, अरे ये क्या हुआ भैया, प्लास्टो क्विनोन साइटोक्रोम B6F, इसके बाद किसको दे देगा वो? प्लास्टो साइनिन को। फिर किसको दे देगा? PS1 को दे देगा। यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन एनर्जी जाएगी, हाई जाएगी, इलेक्ट्रॉन फिर से एनर्जेटिक हो जाएगा, किसको दे देगा? पैराडॉक्सिन को। किसको दे देगा? FNR को। FNR क्या कर देगा? से NADPH बना देगा। तो लाइट रिएक्शन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के रिजल्ट क्या हुए? साइटोक्रोम B6F ने प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाया, यानी कि एक तरफ प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा की, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। उसकी वजह से क्या बने? ATP बने। तो क्या तीन जगह से ATP बन, एक जगह से ATP बन गया, एक जगह से क्या बन गया? NADPH। क्या ये जेड स्कीम है? यस, क्योंकि जेड स्कीम ऐसे है, जेड स्कीम ये ऐसे जेड स्कीम नहीं है, ये ऐसे जेड स्कीम है, ठीक है। बस रट्टा मार रहे हैं, क्यों? जन्म सिद्ध अधिकार है रट्टा मारना, है ना। क्या दो जगह से फोटोन एब्जॉर्ब हुए? आप बताओ। क्या इसको मैंने पूरे के पूरे को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से क्या बोलते हैं, मेजर कर सकते हैं इस चीज को। लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, फिर से लो एनर्जी, फिर से हाई एनर्जी, फिर से आगे जाके किसके पास चला गया? NADPH के पास। इलेक्ट्रॉन ने दो काम कर दिए, ATP बनाने में हेल्प कर दी और NADPH बनाने में हेल्प कर दी, एक ही इलेक्ट्रॉन ने। बट वो उसके पास एनर्जी कहाँ से आई? फोटोन से आई। नो फोटोन, नो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, नो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, नो ATP, नो NADPH, नो ATP, नो NADPH, नो डार्क रिएक्शन, नो केल्विन साइकिल, खत्म। अभी इतना सिंप्लीफाई करके उससे ज़्यादा क्या बताऊँ? इतना तो करना है, जाके जरूर देख लेना उसको। ऐसा नहीं है कि एक बार समझ में आ जाएगा, टाइम लगेगा अभी भी, जाके देखोगे एक दो बार तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। क्या दोनों के दोनों फोटो सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहे हैं नॉन साइक्लिक में? आप बताओ, फीचर बताओगे आप। PS2 एंड PS1 इन्वॉल्व हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? H2O, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP+, नॉट NADPH। NADPH के पास इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेके NADPH बनता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? NADP+। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, NADPH करके आ जाते हैं, उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, वो क्या एक्सेप्ट करेगा? NADPH+ के पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की। अब मेरे को ये बताओ, क्या ऑक्सीजन इवॉल्व होगी इसमें? क्या इसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है? क्या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जस्ट किसके पास है? किसके पास है बताओ? PS2 के पास, PS1 के पास? PS2 के पास है, ठीक है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कंप्लीट हुई। अच्छा, क्या ATP प्रोड्यूस हो रहा है? क्या NADPH प्रोड्यूस हो रहा है? क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर है यहां पे? यस, कौन है? कौन सा आ जाएगा? H2O सिस्टम से बाहर है, H2O वाटर बाहर है। ये फीचर पूछे जाते हैं। साइक्लिक में क्या होता है? साइक्लिक में कुछ नहीं होता, आधा अधूरा नॉन साइक्लिक ही साइक्लिक होता है। बताऊं? PS1 से एनर्जी आई, फोटोन लिया, कहां पहुंच गया? हाई एनर्जी में पहुंच गया। इसके बाद किसके पास चला गया था वो? यहां पे थोड़ा सा प्लास्टोसिनोन की बजाय साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचते वापस आ जाएगा। बस इतना ही है। साइटोक्रोम B6 क्या करता है? आगे जाके प्रोटॉन मोटिव फोर्स बनाता है और क्या बन जाएगा? ATP। आप लोग सर ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या होता है? तो आपको बताता हूं। जब मेम्ब्रेन में H+ की कंसंट्रेशन एक तरफ ज्यादा हो और दूसरी तरफ क्या हो? कम हो, तो ATP सिंथेस क्या कर सकता है वहां पे? इसको जब वापस लेके आएगा तो इसकी एनर्जी को यूज करके वो ATP प्रोड्यूस कर सकता है। H+ की कंसंट्रेशन की एनर्जी को यूज करके वो
एटीपी प्रोड्यूस करता है। इसी को हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? है? अच्छा, क्या प्रोटॉन पंप दोनों में काम कर रहा है? ये साइक्लिक हो गया, इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन वापस। H2O की यूज हुई यहां पे, PS2 रिक्वायर्ड है, एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, NADPH बन रहा है, FNR की जरूरत पड़ रही है, PS1 की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स हो रहा है, O2 प्रोड्यूस हो रही है। अंडर लो लाइट कंडीशन है, बताओ, एनसीईआरटी लिख तो रही है। अंडर, जब 680 नैनोमीटर की लाइट ही नहीं है तो PS1 PS2 काम करेगा? लो लाइट कंडीशन का मतलब क्या है? जब वेवलेंथ, जब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मिले, लो लाइट हो जाए, मतलब लो एनर्जी लाइट हो जाए, 700 से ज़्यादा मिल जाए। जब 700 से ज़्यादा ही सनलाइट है, 680 पे PS2 काम करेगा ही नहीं, तो बचा कौन? बचा कौन? PS1। NADP ये पूछा जाता है भाई, इसमें NADP नहीं है तो केल्विन साइकिल चलाएगा ये? नहीं। तो क्या इस एटीपी प्रोड्यूस करने में? गुड, वेरी गुड। केल्विन साइकिल नॉट गुड। खत्म? बताओ क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ, NADPH नहीं बना रहा तो NADPH के बिना तो केल्विन साइकिल चलेगा नहीं, तो कार्बन फिक्सेशन होगी नहीं। खत्म हो गया बस। और बताओ, अभी टाइम है, बहुत टाइम अभी तो। ये साइक्लिक नॉन साइक्लिक है, कितना ही देख लो। दोनों केस में एटीपी प्रोड्यूस करता है, साइटोक्रोम B6F दोनों में कॉमन होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स दोनों में कॉमन होता है, एटीपी प्रोडक्शन दोनों में कॉमन होता है, और एक PS1 दोनों में कॉमन होता है। केल्विन साइकिल में कंज्यूम कितने होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस में प्रोड्यूस कितने होते हैं? स्टोइकियोमेट्री जो, हाँ वो करेंगे, अभी करेंगे। अभी तो हम केल्विन साइकिल पे पहुंचे सी तो होते हैं, वो अभी आए नहीं है, उसके ऊपर आएंगे ना, आएंगे अभी। अभी 38 अभी रेस्पिरेशन पे जाएंगे ना, वो तो क्रैब साइकिल पे करेंगे। ये केल्विन साइकिल चल रहा है अभी। ये एनर्जी प्रोड्यूस करके उसको कंज्यूम करने का काम है इसमें, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स काम कर रहे हैं, वहां पे कौन काम करेंगे? प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर्स, वो अलग चल रहा होता है। हो गया, ये वाला हो गया। अंडर लो लाइट कंडीशंस हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अब चलो कंपेयर करो PS नॉन साइक्लिक और साइकिल के बीच में कंपैरिजन लिखना फटाफट। कंपैरिजन है, डिफरेंसेस नहीं है। लिखो, आप ही बनाओ। इसके बाद यहाँ पे ना, ये तो चलो ठीक है, ये आपने कर लिया। जो क्वेश्चन आते हैं कि जो अर्ली एक्सपेरिमेंट थे साइंटिस्ट ने, ये तो कितने टाइम की डिस्कवरी के बाद ये पता चला। भाई साहब, हेलो जी सर, बोलिए सर। ठीक है ठीक है। और सर ना मैं शायद मैं, सर लैपटॉप है सर मेरे पास ना, अभी मैं क्लास में हूँ एक्चुअली, मैं अब 2-3 बार क्लास से फ़ोन उठा रहा हूँ सर मैं ना, तो अगर कोई, हाँ हाँ कोई मैसेज कर दीजिए सर आप ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। मैं 4 बजे के बाद फ्री होऊंगा सर ना, उसके बाद मैं कॉल उठा पाऊँगा। ठीक है ठीक है सर, ओके। हाँ, आवाज़ आ रही है? चलो ठीक। साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की ना, ये तो हम अभी देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े कैमरे, ये सब कुछ है। इसके पीछे बिहाइंड के साइंटिस्ट है, वो तो हमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की, हिम्मत ही नहीं की कभी। चलो थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। बहुत जमाने पहले एक जोसेफ प्रेस्ले नाम का एक साइंटिस्ट, जिसने ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी जिसकी की थी, ये माना जाता है, ठीक है। उसने घंटी वाला एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। मंदिर में जाके घंटियां बजाई थी उसने, ठीक है। बेल जार एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया बताओ? क्लासिक एक्सपेरिमेंट है, बोलने बताने की भी जरूरत नहीं है। क्या क्या था बताओ?
पहले चूहा और कैंडल रखा, पहले चूहा और कैंडल रखा। एक्चुअल में एनसीईआरटी तो बहुत कम बताती है। चूहा, पहले चूहे को रखा सिर्फ और सिर्फ, बहुत सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं एक्चुअल में, वो थोड़ा सा बताया हुआ है। सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि एरर कहाँ आ रही है। यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक क्या रख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक, समझ लेना कि ये क्या है, चूहा है, इसको रख दिया, क्या हो जाएगा, चूहा क्या हो जाएगा आप बताओ, कुछ टाइम बाद ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो गया समझ लो, मर गया। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने, जो एनसीईआरटी बोल रही है वो नहीं मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, एनसीईआरटी तो बस ये बेलजार एक्सपेरिमेंट है, ये क्या बोलते हैं कैंडल और चूहे वाला एक्सपेरिमेंट है बस। ठीक है, फिर उसने दूसरा चूहा खुशकिस्मत था, नहीं इतना भी खुशकिस्मत तो नहीं था, यहाँ पे कैंडल, ये बहुत जल्दी मर गया, ये बहुत जल्दी मर गया, ये तो बेचारा सो कॉल्ड ज्यादा ही बैड लक था इसका तो, और जल्दी मर गया, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन थी, तो इसने पता क्या बोला, फाउल एयर बोला उस वर्ड को, उसने क्या बोला, फाउल, फाउल मतलब गंदी, कि ऑक्सीजन की जो, ऑक्सीजन तो बोला नहीं था उसने, एयर बोला था, कि जो एयर है वो प्योर नहीं है, इम्प्योर एयर होगी, फाउल एयर होगी। एक तो सांस लेने की वजह से हो रही है, दूसरा बर्निंग की वजह से हो रही है। फिर उसने ये बोला कि ये जो तीसरे वाला चूहा था, थैंक गॉड क्या था ये लकी था, और यहां पे उसने एक बड़ा ही सुंदर सा क्या रख दिया, एक कौन सा प्लांट रखा होगा, क्या लगता है, मिंट प्लांट रखा था उसने, कौन सा रखा था उसने, मिंट प्लांट रखा था, पुदीना, मिंट क्या होता है, वही मेथी धनिया पुदीना जो आप गलती से कुछ भी उठा के ले आते हो, फिर घर वालों की बाद में क्या खाते हो, गालियां खाते हो, भाई ये पुदीना है ना, तो ये तूने क्या बोलते हैं मेडिकल चूज की है, मम्मी धनिया पुदीना के लिए थोड़ी ना मेडिकल चूज की थी हमने, आंसर तो टिपिकल यही होता है। अच्छा, इससे कुछ याद आ जाता है मेरे को, पिटाई नहीं, अभी कुछ 2-3 साल पहले, यानी जस्ट लॉकडाउन से पहले की बात, तो 2 टाइप के टाइम हैं, जैसे तो एक होता है एडी और एक होता है बीसी, वैसे प्री लॉकडाउन और क्या बन गया है, आफ्टर लॉकडाउन। तो प्री लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा था, कुछ घर का काम करवाना, तो बाहर जो छोटी छोटी बजरी नहीं रखी होती, तो घर के बाहर रखी हुई थी, तो उसको क्या बोलते हैं, मैं छोटे छोटे उसमें बाल्टी उस टाइप के तसले में भर के क्या बोलते हैं, मैं और पापा उठा के अपना आराम से काम कर रहे थे, बढ़िया ज़िंदगी जी रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वहाँ पे एक ताऊ जी आए, सो कॉल्ड ताऊ जी, और उन्होंने एक पताका बीड़ी जलाई ऐसे करके, वहाँ पे कुर्सी रखी हुई थी, बैठ के मैं उसको भर रहा हूँ, और वो पापा क्या बोलते हैं उसको उठा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले क्या मैं उठा रहा था, तो एक दूसरे को रेस्ट दे के थोड़ा सा हम काम कर रहे थे। अब होता क्या है, ताऊ जी सजेस्ट दे के जाते, सजेशन ने, आसपास के पड़ोसी नहीं होते जो, वो ताऊ जी ज्ञान देने वाले जो होते हैं, काम करने वाले नहीं, ज्ञान देने वाले होते हैं, बढ़िया 3-4 बीड़ी फूक रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में ये दुनिया में वो, हाँ ठीक है हो रहा है, मैं झेल रहा हूँ, मैं ठीक है क्या करो छोड़ो, क्योंकि मेरे को तो ये इंतजार था चाय कब आएगी, ठीक है, मेरे को उसके ध्यान ही नहीं था। इतने में उसने क्या बोला, कैसी जनरेशन है, एक्चुअली शुरुआत यहाँ से होती है, आपको भी गालियाँ पड़ रही होंगी ना, क्या ही जनरेशन है, ये युगों युगांतर तक यही चलता आया है और आगे भी होता रहेगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसी जनरेशन है, पापा काम कर रहे हैं, ये बस भर रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, अरे हमारे ज़माने में ऐसे करके, और हमारे ज़माने में, हाँ हाँ ठीक है, हटा ही नहीं, आधा घंटा तक लगा ही रहा, रुका ही नहीं, आप पापा को भी शक होने लग गया, कहता है बात तो सही है, मैंने कहा यहाँ पे हो गया गलत, यहाँ पे हो गया गलत, यहाँ तक। मैंने कहा वो अच्छा, मैं कहा अंकल जी बताओ आपके बेटे की वो 10वीं पास हुई थी कि नहीं हुई थी, कहते हो गई थी। मैंने कहा उसके बाद फिर क्या लगा, फिर वो 12वीं फिर क्या बोलते हैं, उसने वो करने की कोशिश की, ओपन से फॉर्म भरे हैं, अभी देखो क्या बनता है।
फिर मैंने कहा फिर वो जो आपका जो वो बड़ा बेटा था, मैंने कहा उसका तो वो शायद 8वीं में ही फेल हो गया था। मैंने कहा वो तो क्या बना उसका? अरे बढ़िया काम कर रहा है। नहीं चलो ठीक है। अच्छा वो आपके जो जो कजन है वो ऐसे करके वो तो तैयारी वारी की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ने वढ़ने दिक्कत आ रही है, कोई ट्यूशन वूशन मिला कि नहीं उनको कुछ ऐसा? जैसे मैंने बिल्कुल वही सेम जो तीर उधर इसने मारे थे मैंने उसके ऊपर मार दिए, अब उसकी बीड़ी ना उतर रही उसके नीचे। आजकल की जनरेशन डायरेक्ट ब्लेम करने लगे। मैंने अंकल जी को समझाया, मैं कहा अंकल जी हम जिस चीज़ के लिए बने हैं ना उस चीज़ के लिए ये कस्सी और इसकी ज़रूरत होती नहीं है। ये तो हम थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं, ये हमारा मेन काम नहीं है, ये हमारा मेन कोर्स नहीं है, ये हमारे डेजर्ट्स हैं हमारे, हम कर रहे हैं थोड़ा बहुत। वैसे ही जो आपका जो काम है, ये नहीं कह रहा कि आपके बेटे अनसक्सेसफुल हो गए, नहीं, वो करना नहीं चाहते थे, वो दूसरा काम पकड़ना चाहते थे। अब हर एक को ना तो जैसे ये नहीं होता तुझसे 10 किलो वजन नहीं उठता, तुझसे 50 किलो वजन नहीं उठता, हो क्या यार से यार। जिसका काम है, जो चीज़ जिसका एक्सपर्टीज है वो ठीक है। आप डॉक्टर हो, आप बोला मैं कुश्ती लड़के आऊँगा और चुप चुप की वाली बात हो जाए आपके साथ, अच्छा लगेगा क्या? और राजपाल यादव की जैसे कुटाई होती है वैसे हो जाए आपके साथ, अच्छा लगेगा? तो जो जिस चीज़ के लिए है उस चीज़ के लिए बेस्ट है। इधर उधर क्या बोलते हैं पैर पसारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है? फिलहाल फोकस कहाँ होना चाहिए? जो हमारे इस काम के ऊपर होना चाहिए, बाकी इधर उधर काम नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसने क्या बोला कि सनलाइट की प्रेजेंस में, इसने सनलाइट नहीं बोला था वैसे, इसने बोला था कि बस प्लांट क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। सनलाइट की इंपॉर्टेंस बताई थी इसने? नहीं। सनलाइट की इंपॉर्टेंस किसने बताई थी? इंजन हाउस ने बताई थी। किसने बताई थी? इंजन हाउस ने बताई थी। इसने यहाँ तक एक्सपेरिमेंट कर दिया था कंप्लीट कि भाई यहाँ तक ऐसे करके होता है कि एयर को प्योरीफाई करने के लिए प्लांट जरूरी होते हैं, कि जो रेस्पिरेशन और बर्निंग की वजह से फाउल एयर हो जाती है वो फाउल एयर को रिप्लेनिश करने का, प्योरीफाई करने का काम प्लांट करते हैं। उसने इतना बता के काम खत्म कर दिया। बेलजार एक्सपेरिमेंट किया था इसे। बेलजार एक्सपेरिमेंट का वर्जन 2.0 किसने किया था? इंजन हाउस ने किया था, जैन इंजन हाउस ने किया, ठीक है? तो इंजन हाउस ने सनलाइट की इंपॉर्टेंस बताई थी, जोसेफ प्रिस्ले ने नहीं बताई थी। क्वेश्चन आते हैं कि प्रिस्ले ने एक्सपेरिमेंट किए थे, बेलजार के ऊपर किए थे, माइस के ऊपर किए थे, मिंट प्लांट के ऊपर किए थे, कैंडल वाले के ऊपर किए थे, बट मिंट प्लांट या दूसरे प्लांट वो सनलाइट में ही ये काम कर पाते हैं। तो वो किसने बताया था? जैन इंजन हाउस ने बताया था। फिर उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया था, कौन सा था जिसका नाम? वॉन सैक्स, जूलियस वॉन सैक्स, जिसने हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया था। और यहाँ पे भी उसने एक्सपेरिमेंट बताया। उसने बताया कि ग्रीन प्लांट्स में एक सेल्स में ग्रीन बॉडीज होती हैं जिसके अंदर शुगर स्टोर होती है। इसके अंदर क्या होती है? शुगर स्टोर होती है, ठीक है? तो शुगर बॉडी बताई थी उसने। तो सैक का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, आप याद कर लेना। सैक का मतलब क्या है यहाँ पे? सैक फॉर शुगर, याद कर लेना। शुगर किसने बताया था, ठीक है? और इंजन मतलब एनर्जी, मतलब सनलाइट, ठीक है? और घंटियां किसने बजाई थी? जोसेफ प्रिस्ले ने बताई थी। किसने बताई थी? जोसेफ प्रिस्ले ने बताई थी। ये आपको करना है, बस इतना करना है इसके बारे में। इसके बाद क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम किसने दिया था? किसने? ठीक है, एंगलमैन की स्पेलिंग यही है क्या? ई एन जी, हाँ हाँ, ये हाँ, ए एन जी नहीं है ना? हाँ, ई एन है, ठीक है। तो एंगलमैन ने किया था, एक पर्टिकुलर एंगल से डाल के उसने क्या बता दिया? स्पेक्ट्रम बता दिया। कौन सा बता दिया? एक्शन स्पेक्ट्रा बता दिया। क्या बता दिया उसने? एक्शन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? इसने आगे जाके और बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे जाके बताया था कि ब्लू एंड रेड लाइट पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा निकलती है। ऑक्सीजन की जो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी निकालने के लिए एक तरीका होता है, जितनी ऑक्सीजन निकल रही है उतनी क्या हो रही है, समझ लो, फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीजन इवॉल्व।
समझ में आया? फिर एक साइंटिस्ट था जिसने तो और भी बिल्कुल लेवल पे चला गया था। कौन? नहीं नहीं, वो एक अलग है। अच्छा, एक क्लेडोफोरा सुना है आपने? क्या होता है क्लेडोफोरा? क्या होता है? ग्रीन एल्गी होता है। क्लेडोफोरा क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है या मल्टीसेलुलर एल्गी है? यूनिसेलुलर एल्गी है। ग्रीन एल्गी है कि ब्राउन एल्गी है? तो इसके पास एल्जिन होगा, कैराजिन होगा, या फिर पेक्टोज की सेल वॉल होगी? कैराजिन होगा, एल्जिन होगा। एल्जिन कौन प्रोड्यूस करता है? ब्राउन एल्गी। कैराजिन कौन करता है? रेड एल्गी। एगारोज कौन करता है? रेड एल्गी। हाइड्रोकोलाइड्स क्या ग्रीन एल्गी करते हैं? नहीं करते, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी करते हैं। अब इसने, एक साइंटिस्ट ऐसा था जिसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है, तो उसने क्या किया यहाँ पे, किसने किया था बताओ ये? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सनलाइट स्पेक्ट्रम डाला और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या हुए स्पेक्ट्रम्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए। चलो ब्लू और रेड कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। यही था ना? यस और नो? फिर क्या बोलते हैं? जो रेड। तो जहां ब्लू और रेड जा रही थी वहां वहां फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रही थी? ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी। तो ऑक्सीजन बबल्स यहाँ पे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही थी, ये ऑक्सीजन बबल थे। अब उसने क्या किया कि निंजा टेक्निक लगाई। उसने लगाया ये कि जो बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया? अब बताओ एरोबिक बैक्टीरिया कहाँ करे वो होंगे? इसको ऊपर से कर दिया बंद। वो कहाँ जाएंगे? ऊपर से बंद कर दिया, ऑक्सीजन बाहर की सप्लाई बंद, ऑक्सीजन के बिना मर जाएंगे वो। तो जहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वहां चले जाएंगे। तो बैक्टीरिया कहाँ इकट्ठे हो गए? सारे के सारे इस जगह पे जाके बैक्टीरिया क्या हो गए? ऐसे करके एक्शन स्पेक्ट्रा का पता चल गया। ऐसे करके एक्शन स्पेक्ट्रा का पता चल गया। तो एल्गी कौन सा यूज होता है पूछ लेते हैं? क्लोरेला, क्लेडोफोरा या क्लेमाइडोमोनास या फिर कारा? देखो सारों के नाम सी से शुरू हैं। जिसका कंफ्यूजन हुआ गया 4 नंबर का क्वेश्चन। क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है कि ब्राउन एल्गी है? ग्रीन एल्गी है। एरोबिक बैक्टीरिया यूज हुए, एनारोबिक बैक्टीरिया यूज हुए? एरोबिक बैक्टीरिया। क्या इससे एक्शन स्पेक्ट्रा पता लगा? क्या इससे ऑक्सीजन इवॉल्विंग का पता चला? क्या इससे ये पता चला कि ब्लू और रेड रीजन में है? क्या इसमें प्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूज हुआ कि नहीं हुआ? यस हुआ था। वैसे आपको बताता हूँ कि न्यूटन ने ही एक्चुअल में लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में सबसे पहले बताया था, बट वो एक चीज नहीं बता पाया, इंफ्रारेड, क्योंकि वो विजिबल नहीं थी। क्योंकि वो विजिबल नहीं थी। एक्चुअली क्या किया था उसने? एक ऐसे ग्लास लिया और सामने से लाइट आ रही थी और यहाँ पे बहुत सारी टाइप के क्या बोलते हैं कलर प्रोड्यूस हो रहे थे। तो एक दूसरा साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने वही VIBGYOR इसके ऊपर यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया उसने। वो ये चेक कर रहा था कि कोई जो सनलाइट है ग्रीन जल्दी गर्म कर रही है, ब्लू जल्दी गर्म कर रही है, और एक उसने इधर रख दिया कि भाई ये वाला है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर बढ़ना चाहिए इसका, तो धीरे धीरे रूम टेम्परेचर, बाकी रूम टेम्परेचर से ज़्यादा गर्म कर पा रहे हैं या फिर कम गर्म कर पा रहे हैं। ये स्टैंडर्ड बन गया। ये क्या बन गया? जैसे जीरो स्टैंडर्ड ना पीएच का स्टैंडर्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन पीएच का क्या होता है, जो है लेवल बराबर होता है, उससे कम और ज़्यादा हो सकता है। यस और नो? स्टैंडर्ड होता है। वैसे वैसे इसने स्टैंडर्ड रख दिया। कमाल की बात यह है कि सबसे ज़्यादा गर्म ये हो गया। ये क्या बात हुई भाई? उसी के बगल में रख दिया था उसने ये विब और बाद में पता चला कि कोई सनलाइट ऐसी आई है जो दिखी नहीं है और इसने इसको गर्म कर दिया। उससे इंफ्रारेड की डिस्कवरी हुई थी। क्या बात की थी? मतलब कैसे? मतलब जो चीज दिखाई नहीं दी और उससे डिस्कवरी हो गई। हमें जो हीट फील होती है वो ब्लू ग्रीन इससे फील नहीं होगी। हमें जो हीट फील होती है वो इंफ्रारेड से फील होती है। किससे होती है? IR से फील होती है। वो सबसे ज्यादा गर्म करता है। inferior than red, that's why it is called infrared. Ultra than violet, that's why it is called ultraviolet. पर हमें तो रट्टा मार रहा है, हमें तो
रट्टा मारना है, नाम में क्लियर है। जिसकी जो वेवलेंथ या फिर एनर्जी, जिसकी एनर्जी रेड से भी कम है उसको हमने क्या बोल दिया, इंफ्रारेड। जिसकी एनर्जी वायलेट से भी ज्यादा उसको हमने क्या बोल दिया, अल्ट्रा वायलेट। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं जो एक्शन स्पेक्ट्रा को अगर आप देखते हो आप, ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रा को अगर आप देखते हो बहुत जगह पे ऐसे करके बताया हुआ है, ठीक है, वायलेट, ठीक है, यस और नो। और वो बोलता है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो इधर की साइड 400 से लेके इधर की साइड 700 तक। रेड के पास नहीं आ रहे 680 और 700, तो पीएस कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे वो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहे होते हैं, रेड के ऊपर कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, बोलता है कि अल्ट्रा वायलेट से भी ज़्यादा, ये 400 है इधर, तो 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक क्या मानी जाती है, यूवी। और वही 700 से अराउंड 900 मीटर तक क्या मानी जाती है, है कि नहीं, आप बता दो खुद। माइक्रोवेव तो उसके बाद आती है, इसके बाद क्या आती है, माइक्रोवेव आती है, उसके बाद आगे जाके क्या आ जाएंगी, यानी कि माइक्रोवेव की एनर्जी इंफ्रारेड से भी कम है, और रेड से भी कम है, ब्लू से भी कम है, वायलेट से भी कम है। तो फिर माइक्रोवेव क्यों यूज करते हैं भाई, इंफ्रारेड वाला क्यों नहीं यूज करते, कोई ओवन जो है वो माइक्रोवेव क्यों यूज करते हैं, उसमें तो इतनी एनर्जी कम होती है, कोई बता सकता है। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स यूज होती हैं, जबकि उससे एनर्जी किसकी है, ये एनर्जी की मैंने कम उसमें बताया ना। फोटो सिंथेटिक एक्शन स्पेक्ट्रम तो 400 से 700 नैनोमीटर तक ही रहता है। अब बताओ, इधर से बताओ, यूवी लाइट को यूज करने में क्या दिक्कत थी, अरे चलो यूवी कैंसरस होती है, बाकी यूज करने में क्या दिक्कत थी भाई, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चैम्बर बनाऊं और उसमें इंफ्रारेड क्या बोलते हैं पूरी स्कैटर हो रही है, वहां पे मैं शायद हो सकता है मैं आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे बैठ जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, पसीने से लथपथ हो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। वही एक माइक्रोवेव के अंदर बैठ जाऊं और मेरे को क्या बोलते हैं ऐसे करके घुमा दिया जाए 30 सेकंड तक, शायद मेरा दिमाग फट जाए, ये क्या बोलते हैं कानों से खून निकल जाए। अगर 1 मिनट तक बैठूं या 2 मिनट तक बैठूं तो शायद डेथ हो जाए, मैं फट जाऊं बिल्कुल एग की तरह। माइक्रोवेव ऐसा काम करती है, ऐसा कैसे, हाई एनर्जी तो है ही नहीं, हाई एनर्जी तो है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी है ही नहीं ऐसा। रेडिएशन दोनों है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। वेवलेंथ ज्यादा हुई तो एनर्जी कम होनी चाहिए। ये एक समस्या है, ये कभी सोचा ही नहीं। बस वो क्या बोलते हैं खोल के माइक्रोवेव रख दिया, उसके अंदर क्या बोलते हैं बैठे हुए हैं, है ना। वो मेट्रो वाले क्या बोलते हैं, वो जो जैसे मेट्रो स्टेशन पे क्या बोलते हैं ये होते हैं बेचारे, कहते हैं अरे हाँ 30 रुपये का पनीर वाला वो दे दो, पनीर टिक्का दे दो, पनीर टिक्की वाला एक पनीर बर्गर दे दीजिए बस। वो खोलेगा 30 सेकंड, भैया 30 सेकंड और गर्म कर दो, ये बोल के निकल के चले जाते हैं। माइक्रोवेव कैसे काम करता है, अरे हु नोज, आप करते रहेंगे साइंटिस्ट, हमें क्या करना है, हमें तो रील देखनी है। क्या चीज, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं हमारी बॉडी में या फूड में जिसमें भी वाटर है उसको बहुत वाइब्रेट करता है माइक्रोवेव्स, तो वाइब्रेशन की वजह से फ्रिक्शन एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो ऐसे करके एक दूसरे के साथ टकराते हैं वाइब्रेशन से, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो तो सिर्फ वाइब्रेट करवा देता है। तो जिस भी फूड के अंदर वाटर है वो गर्म कर सकता है माइक्रोवेव, जिस फूड के अंदर वाटर नहीं है उसको वो गर्म नहीं कर पाएगा। आप कोई भी सूखी चीज रख देना, कोई भी सूखी चीज, वो गर्म नहीं होगी। इंफ्रारेड, अगर इंफ्रारेड के अंदर रख दिया, इंफ्रारेड के अंदर चाहे वो सूखी चीज रखो चाहे वो मॉइस्ट चीज रखो, दोनों ही गर्म हो जाएंगे। तो 2 टाइप के ओवन होते हैं, एक होते हैं ग्रिल वाले, लाल से हो जाते हैं, वो इंफ्रारेड करते हैं, वो रेड रेड इंफ्रारेड, उसके अंदर कुछ भी रख दो उसमें धीरे धीरे गर्म होता है ना। वो शीशे वाले होते हैं, वो रख देते हैं, लखीर पैटीज रखी रहती हैं, उसमें निकाल के दे देते हैं ये लो। और एक होते हैं माइक्रोवेव, 30 सेकंड के अंदर तमाम। और गलती से वो गुलाब जामुन हुआ और आपने वो गुलाब जामुन आपने खा लिया,
तो समझ नहीं आएगा, अंदर लेके जाएंगे फेंके, ऐसे रह जाओगे, ऐसे करते रह जाओगे। और जीभ के ऊपर जब रिसेप्टर जगाओ भाई इसको, आ जाओ आ जाओ, इधर थोड़ा सा आगे बैठाओ उसको, आ जाओ थोड़ा सा आगे आ जाओ, बिठाओ उसको थोड़ा सा यार, बेचारे को बिठाओ यार, आ जाओ आ जाओ। याद आया? टोटल सनलाइट अलग है, PAR अलग है। बताता है वो किसमें? इकोलॉजी में, फूड चेन में बताता है कि ये सनलाइट हुई 50% ही क्या है? PAR। ऑब्वियसली यूवी को कहाँ यूज करेगा भाई, वो माइक्रोवेव को कहाँ यूज करेगा, IR को कहाँ यूज करेगा, वो यूज ही नहीं करता, इनको यूज कर सकता है। उसमें भी सबसे ज्यादा जो, अगर मैं बात करूं कि जो एक्शन स्पेक्ट्रा जहां एक्शन हो रहा है, तो पता कहां पे हो रहा है? ब्लू और रेड रीजन में। और जहां जहां एक्शन हो रहा है वहां वहां पे एब्जॉर्प्शन भी उतना ही हो रहा है। वहां पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन भी उतना ही हो रहा है। वो एब्जॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कि सनलाइट एब्जॉर्ब कितनी हुई है, और एक होता है एक्शन स्पेक्ट्रा कि ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो A एंड B है, वो ये दो पिक देते हैं हमेशा, ये दो पिक देते हैं। एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, किस वेवलेंथ से वो एब्जॉर्ब करते हैं, और एक होती है एक्शन स्पेक्ट्रम, किस वेवलेंथ पे वो एक्शन कर रहे हैं। एक्शन का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। जाके देख लेना, लाइट रिएक्शन खत्म हो गई है हमारी, ठीक है, जाके एक चीज देख लेना, कुछ बचेगा नहीं। डार्क रिएक्शंस को भी हम देख लेंगे। क्या चीज? कौन से वाला? जिसने एक्शन स्पेक्ट्रा दिया था? एंगलमैन। नहीं, मैंने दूसरा पूछा था, उसका एंगलमैन आपने आंसर दिया था उसका। एक्शन स्पेक्ट्रा का तो एंगलमैन ही है, सही है। हाँ, एक्शन स्पेक्ट्रम ही है। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वो एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती है कहीं, तो उसको आप करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू। कौन सा वाला? वॉन नील? हाँ हाँ, वॉन नील ने बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या बोलते हैं, और जो है जो हमारे सल्फर बैक्टीरिया हैं, ग्रीन सल्फर, नॉन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, उसके बारे में बताया था। कर लेंगे, कल करेंगे उसको।